जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो विराम चिन्ह पर आधारित एक कंप्लीट वीडियो है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको फिर कभी विराम चिन्ह में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। विराम चिन्ह। दोस्तों, विराम का अर्थ ठहरना या रुकना होता है। भाषा को बोलते समय हमें कहीं कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना पड़ता है। भाषा के लिखित रूप में इसी ठहराव को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, जब हम भाषा को बोलते हैं तो हमें कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, और इसी रुकावट ठहराव को भाषा के लिखित रूप में दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह लगाते हैं, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, विराम चिन्ह का हमें सही और सटीक जानकारी होना अनिवार्य है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे आप देखिए, मारो मत जाने दो। यहाँ पर मारो के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगा है, तो इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है मारो मत जाने दो, कि मारो, मारने का आदेश दिया जा रहा है। वहीं पर दूसरा वाक्य भी सेम ही है, मारो मत जाने दो, लेकिन यहाँ मारो मत के बाद अल्प विराम का प्रयोग होने से दूसरे वाक्य के अर्थ में भिन्नता आ गई है। मारो मत जाने दो, इसमें मारने का निषेध है, मारने के लिए मना किया जा रहा है, और ऊपर वाले वाक्य में मारने का आदेश दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, विराम चिन्ह का सही जानकारी होना नितांत आवश्यक है। आइए हम हिंदी के सभी महत्वपूर्ण विराम चिन्हों को देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ विशेष तौर से आप याद रखिएगा कि हिंदी भाषा का एकमात्र अपना विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह है, जिसे हम हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके अलावा जितने भी विराम चिन्ह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे सब अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं, इसका चिन्ह आप देख सकते हैं, प्रतीक इस तरह से है अल्प विराम का। इसका प्रयोग कहाँ करना है, देखिए। वाक्य में जहाँ पर थोड़ा समय के लिए रुकना या ठहरना होता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाम से ही समझिए आप, अल्प का मतलब कम, विराम का मतलब रुकना। तो जहाँ वाक्य में हमें अल्प यानी थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या दूसरा देखिए दोस्तों, कहाँ पर समान शब्दों को लिखने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। आप उदाहरण से समझिए, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। यहाँ पर दोस्तों हमें हवा चली के बाद थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए रुकना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। दिल्ली के बाद अल्प विराम, मुंबई के बाद अल्प विराम। तो मैंने आपको बताया कि समान शब्दों को लिखने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहाँ एक ही जैसे शब्द हैं, वहाँ भी शब्दों के मध्य हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम अगला चिन्ह देखते हैं, अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलन कहते हैं। इसका प्रतीक दोस्तों चिन्ह इस प्रकार से है, आप देख लीजिए ऊपर में। इसका प्रयोग कहाँ होगा, देखिए। वाक्य में जहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा अधिक देर तक रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वाक्य में जहाँ अल्प विराम से, अभी हमने अल्प विराम पढ़ा, तो जहाँ हमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक देर तक रुकना हो,
वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों उदाहरण में सूर्योदय हो गया, यहाँ पर हमें सूर्योदय हो गया के बाद अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय तक रुकना पड़ा, इसलिए यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। सूर्योदय हो गया, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। दूसरा वाक्य देखिए, हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर चाहिए के बाद भी अल्प विराम की तुलना में थोड़ा अधिक देर तक रुकना पड़ा, तो हमने यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया। हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इतना बस नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पर हमें अल्प विराम से थोड़ा और अधिक समय तक रुकना पड़े वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम अगला चिन्ह जानते हैं, पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, वाक्य के पूर्ण हो जाने पर अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई वाक्य पूरा हो जाए, एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर जितने भी वाक्य होते हैं उनके पूरा हो जाने पर, पूर्ण होने पर हम अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, वाराणसी एक प्राचीन नगर है, वाक्य पूरा हो गया तो अंत में यहाँ पर आपका पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। राम पत्र लिख रहा है, वाक्य के पूर्ण होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। दोस्तों पूर्ण विराम प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों में नहीं प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अब है दोस्तों उपविराम, जिसे कॉलन कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए दोस्तों, इस प्रकार है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? वाक्य में पद को अलग दर्शाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों जब वाक्य में हमें किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गदर एक प्रेम कथा। यहाँ पर गदर शब्द को अलग दर्शाने के लिए हम यहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। गदर एक प्रेम कथा। दोस्तों कितने लोगों ने देखा है? कमेंट करके बताइएगा। दूसरा दोस्तों, विज्ञान वरदान या अभिशाप। यहाँ पर विज्ञान पद को अलग दर्शाने के लिए विज्ञान के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप। समझ गए होंगे दोस्तों, सिंपल सी बात। जब वाक्य में किसी शब्द को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसका चिन्ह प्रतीक इस प्रकार है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ वाक्य में कब, कौन, कहाँ, किसे, क्यों और कैसे आदि शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, तुम्हारे गांव का क्या नाम है। यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक शब्द है और इसके द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। रावण के कितने पुत्र थे? कितने प्रश्नवाचक शब्द है और कितने लगाकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रावण के कितने पुत्र थे, तो यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगला देखिए, विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका प्रतीक दोस्तों इस प्रकार है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ होगा? ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसके द्वारा आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भाव को व्यक्त किया जाए, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्दों के साथ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ वाह शब्द आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अरे तुम कब आए, दोस्तों याद रखिएगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह को संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। किसी को पुकारने के लिए भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अरे तुम कब आए, तो यहाँ अरे के बाद विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ दोस्तों विस्मय का भाव प्रकट किया जाए या किसी को संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जानेंगे लाघव चिन्ह। यह आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एब्रीवेशन, इसका चिन्ह दोस्तों यह ओ आकार के होता है, छोटा सा। इसका प्रयोग कहाँ होगा, बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शब्द बड़ा है और उसको अगर शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में, तो हम वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, तो यहाँ उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त में लिखने के लिए उ के बाद और प्र के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर को संक्षिप्त में लिखने के लिए डॉक्टर के बाद यहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जब किसी शब्द को शॉर्ट में लिखना हो, संक्षिप्त में लिखना हो, तो हम वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जानिए दोस्तों त्रुटि सूचक या हंस पद चिन्ह, इम्पॉर्टेंट है भी। त्रुटि सूचक या हंस पद चिन्ह, कैरेट मार्क, इसका प्रतीक देखिए इस प्रकार उल्टा भी की तरह होगा। जब लिखते समय वाक्य में कोई शब्द आदि छूट जाता है तो त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो हम वहाँ छूटे हुए शब्द के ऊपर इस त्रुटि सूचक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, राम कल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कल के बाद शब्द छूट गया है। मान लीजिए दिल्ली जाएगा, राम कल दिल्ली जाएगा, तो दोस्तों यहाँ छूट गया था दिल्ली, तो ऊपर में यहाँ हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब दोस्तों विवरण चिन्ह जानिए, साइन ऑफ फॉलोइंग, इसका चिन्ह देखिए इस प्रकार होता है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर अथाह उत्साह का संचार होता है और मैं आपके लिए एक से एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों विवरण चिन्ह, जब किसी तथ्य के विवरण को प्रस्तुत करना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी बात के, किसी तथ्य के विवरण देना हो तो वहाँ पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पुरुषार्थ 4 है, यह आपका एक तथ्य है कि पुरुषार्थ 4 है, तो अब विवरण देना है कि कौन कौन से, तो हम यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिए। इसके बाद विवरण दिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। समझ गए होंगे दोस्तों, किसी तथ्य के विवरण प्रस्तुत करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों योजक चिन्ह, हाइफन मार्क, इसका प्रतीक देखिए इस प्रकार, दो शब्दों को जोड़ने के लिए या और एवं तथा शब्दों के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर कौन कौन सा, और एवं तथा आदि शब्दों के जगह पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कृष्ण, दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। धर्म अधर्म, यहाँ भी बीच में योजक चिन्ह। धन धान्य, धन और धान्य। समझ गए होंगे दोस्तों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर और एवं तथा के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों रेखांकन चिन्ह,
इम्पॉर्टेंट है अंडरलाइन मार्क। इसका प्रतीक देखिए इस प्रकार। इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद आदि को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब किसी वाक्य में हमें किसी पद को हाईलाइट करना हो तो वहाँ पर रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहाँ पर गोदान शब्द या पद इम्पॉर्टेंट है और इसको रेखांकित करने के लिए यहाँ पर नीचे रेखांकन चिन्ह या अंडरलाइन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, समझ गए होंगे, आसान ही है। अब जानिए उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रतीक दोस्तों देखिए इस प्रकार होता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकहरा और दुहरा। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों एकहरा। एकहरा यानी यहाँ पर एक एक ठो ऊपर इस तरह से होगा। इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों में और सूक्तियों या कहावतों में किया जाता है। जो एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है यानी ऊपर एकक ठो होते हैं, इसका प्रयोग किसी कवि या किसी के उपनाम में, पुस्तक हो, किताब हो, पत्र पत्रिका हो, इनके नामों में किया जाता है। जैसे उदाहरण समझिए, निराला प्रकृति के सुकुमार कवि थे। तो यहाँ निराला कवि का उपनाम है, इसलिए इसको हम एकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखे हैं। दूसरा देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, इसलिए हम इसको एकहरा चिन्ह के अंदर लिखे हैं। अब दोस्तों आता है आपका दुहरा उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर आपका दो ठो इस तरह से रहेगा। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जो ये आपका दुहरा उद्धरण चिन्ह है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी प्रसिद्ध या उल्लेखनीय कथन को उसी तरह ज्यों का त्यों किसी और जगह पर लिखना पड़े, तब हम दुहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, गांधी जी ने कहा, क्या कहा? गांधी जी का यह कथन है, सत्य ही ईश्वर है। तो हमें उसी प्रकार लिखना है, इसलिए हम इस कथन को दुहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है भाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी की जो कथन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसको हम उसी तरह लिखे हैं, इसलिए इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा गया है। अब दोस्तों हम जानेंगे समानता सूचक चिन्ह, इक्वल मार्क। किसी शब्द के बीच तुल्यता या समानता दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जब कोई शब्द एक ही जैसे हो, बराबर हो, उनमें बराबरी दिखाना हो, समानता दिखाना हो, तो यहाँ पर शब्दों के बीच इस समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, भानु और सूर्य दोनों शब्द समान हैं, इनके बीच समानता दिखाने के लिए समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। गृह, घर दोनों शब्द समान हैं, इनके बीच समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब दोस्तों पुनरुक्ति चिन्ह, रिपीटेशन मार्क, इसका प्रतीक देखिए इस तरह। प्रयोग कहाँ होगा? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। पुनरुक्ति, पुनर का मतलब फिर से, उक्ति का मतलब कथन, यानी जब किसी शब्द को हमें पुनः लिखना पड़े तो लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण समझ लीजिए, दानकर्ता का नाम दान राशि, दानकर्ता रमेश 200 रुपये, मोहन, तो मोहन भी 200 ही लिखना है, 200 रुपये ही। तो हम 200 रुपये दोबारा न लिखकर यहाँ पर क्या प्रयोग कर दिए?
पुनरुक्ति चिन्ह, यानी इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वही यहाँ भी लिखा है। अब दोस्तों लास्ट है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, लेकिन हिंदी में बस यही एक कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए या कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जब हमें किसी शब्द का डिटेल देना हो या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी बतानी हो, स्पष्ट करना हो कुछ, तब हम वहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ धर्मराज का स्पष्ट करना है कि धर्मराज कौन थे, धर्मराज के विषय में अधिक जानकारी है, तो हम कोष्टक में यहाँ स्पष्ट कर दिए कि धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। इसी तरह मुख की उपमा मयंक से दी जाती है, तो यहाँ मयंक शब्द को स्पष्ट करना है कि मयंक क्या है, तो हमें यहाँ स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट कोष्टक के अंदर चंद्रमा लिख दिए, तो हो गया मुख की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है। तो दोस्तों यह था आपका विराम चिन्ह। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आप सभी देवतुल्य दर्शकों का, विद्यार्थियों का धन्यवाद।